क्या आपने कभी किसी को देखा है जो खुद को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता है, दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करता और हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है? साइकोलॉजी में ऐसे 3 डेंजरस पर्सनैलिटी ट्रेट्स को एक साथ कहा जाता है, डार्क ट्रायड। इसमें आते हैं नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। ये तीनों ट्रेट्स अलग अलग होते हुए भी एक जैसी सोच और बिहेवियर को दिखाते हैं, जैसे मैनिपुलेशन, इमोशनल कोल्डनेस और सेल्फ ऑब्सेशन। इनका असर ना सिर्फ पर्सनल लाइफ पर पड़ता है बल्कि सोसाइटी पर भी होता है। इस सीरीज के पहले वीडियो में हम बात करेंगे नार्सिसिज्म की, यानी खुद से एक्सट्रीम लेवल का प्यार और दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर करना। नार्सिसिज्म को समझने के लिए हमें चलना होगा पुराने समय में, एक ग्रीक मिथ की तरफ। एक लड़के की कहानी जो अपनी ही इमेज पर इतना ऑब्सेस्ड हो गया कि उसे कभी उससे बाहर कुछ दिखाई ही नहीं दिया। उसका नाम था नार्सिसस। चलिए शुरू करते हैं उसी की कहानी से। नार्सिसस बहुत सुंदर था। जब भी कोई उसे देखता तो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता। सब उसे पसंद करते थे, लेकिन नार्सिसस किसी को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि कोई भी उसके लायक नहीं है। वह बहुत घमंडी था। एक दिन एक लड़की जिसका नाम था एको उसे देखकर उससे प्यार करने लगी, लेकिन नार्सिसस ने उसे भी मना कर दिया और उसका दिल तोड़ दिया। एको बहुत दुखी हो गई और चुपचाप जंगल में चली गई। धीरे धीरे उसकी आवाज ही रह गई। देवताओं को नार्सिसस का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि नार्सिसस को सबक सिखाना चाहिए। एक दिन नार्सिसस जंगल में घूमते हुए एक साफ झील के पास पहुंचा। जब उसने पानी में झांका तो उसे अपना ही चेहरा दिखा, लेकिन नार्सिसस को नहीं पता था कि वह खुद को ही देख रहा है। उसे लगा कि झील में जो चेहरा दिख रहा है वह किसी और का है और वह उसी से प्यार करने लगा। वह झील के किनारे बैठकर उस चेहरे को देखता रहा। वह उससे बात करना चाहता था, उसे छूना चाहता था, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाता पानी हिल जाता और चेहरा गायब हो जाता। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन वहां से हिला नहीं। वह खाना पीना भूल गया और उसी जगह बैठा रहा। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। जहां नार्सिसस मरा वहां एक सफेद और पीला फूल उगाया। आज भी उस फूल को नार्सिसस फ्लावर कहा जाता है। यहीं से नार्सिसिज्म शब्द आया, जब इंसान को सिर्फ खुद की चिंता होती है और वह बहुत ज्यादा खुद में ही खो जाता है। नार्सिसिज्म एक मानसिक स्थिति या व्यवहार का तरीका है जिसमें व्यक्ति खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूनिक और दूसरों से बेहतर समझता है। ऐसे लोग अपने आप को ही सबसे ऊपर रखते हैं और चाहते हैं कि हर कोई उनकी तारीफ करे, उन्हें एडमायर करे और उन्हें कांस्टेंट अटेंशन दे। उन्हें लगता है कि वो हमेशा सही होते हैं और जो भी उनके जैसा नहीं सोचता वो गलत है। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति को हर बात में खुद को ही हाईलाइट करना पसंद होता है। अगर कोई उनकी बात नहीं माने या उनकी आलोचना कर दे तो वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों की फीलिंग्स को समझने या उन्हें महत्व देने की बजाय अपनी ज़रूरतों को ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं। एम्पैथी यानी दूसरों के भावनाओं को समझने की क्षमता ऐसे लोगों में बहुत कम होती है। ऐसे लोग बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट लग सकते हैं, लेकिन अक्सर अंदर से वो इनसिक्योर होते हैं। उन्हें बार बार यह साबित करने की ज़रूरत होती है कि वो बहुत अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा कैपेबल हैं और हर चीज़ में परफेक्ट है। अगर कोई उनकी कमियां दिखाए या उन्हें इग्नोर करे तो वो टूट सकते हैं या गुस्से में आ सकते हैं। कुछ नार्सिसिस्टिक लोग बहुत चार्मिंग और स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन वो दूसरों को मैनिपुलेट करना भी जानते हैं ताकि उन्हें वही मिले जो वो चाहते हैं। जब किसी व्यक्ति में ये सब क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और वो रोज़मर्रा के रिश्तों और कामकाज को प्रभावित करने लगती हैं, तो साइकोलॉजी में इसे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। ये कोई मजाक या एटीट्यूड नहीं है, बल्कि एक गंभीर मानसिक स्थिति है जिसके इलाज के लिए परामर्श या थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे लोग अक्सर खुद को समस्या नहीं मानते, इसलिए उन्हें समझाना और मदद के लिए तैयार करना मुश्किल हो सकता है। थोड़ा बहुत सेल्फ लव या सेल्फ कॉन्फिडेंस होना सही है, लेकिन जब यह दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे तब नार्सिसिज्म एक समस्या बन जाती है। इसलिए नार्सिसिज्म को समझना
पहचानना और इससे सही तरीके से निपटना बहुत ज़रूरी है। ये न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। नार्सिसिज्म का विचार कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत हजारों साल पहले ग्रीक मिथोलॉजी से हुई थी, जब नार्सिसस की कहानी लोगों के बीच मशहूर हुई। उस समय इसे एक मॉरल एजुकेशन के रूप में देखा गया कि ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फ लव और घमंड इंसान को बर्बादी की ओर ले जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब साइकोलॉजी एक विज्ञान के रूप में विकसित हुआ, तब वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने इस सोच को गहराई से समझना शुरू किया। 19वीं शताब्दी के अंत में नार्सिसिज्म को पहली बार एक मेंटल स्टेट के रूप में देखा गया। 1898 में एक साइकाइट्रिस्ट हैवलॉक एलिस ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने इसे सेक्सुअल सेल्फ लव यानी खुद की सुंदरता से आकर्षित होने की भावना के रूप में समझाया। इसके बाद सिगमंड फ्रायड, जो आधुनिक मनोविज्ञान के पिता माने जाते हैं, उन्होंने नार्सिसिज्म को एक व्यक्ति के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा बताया। फ्रॉयड ने नार्सिसिज्म को 2 हिस्सों में बांटा, प्राइमरी नार्सिसिज्म और सेकेंडरी नार्सिसिज्म। प्राइमरी नार्सिसिज्म एक बच्चे की उस नेचुरल स्टेट को कहा गया जिसमें वह शुरू में सिर्फ खुद को ही देखता है, अपनी ज़रूरतों को ही सबसे ज़रूरी समझता है। ये कॉमन और हेल्थी डेवलपमेंट का हिस्सा है। लेकिन जब यह व्यवहार बड़े होने के बाद भी बना रहता है और औरों की इमोशंस को नज़रअंदाज करता है, तब यह सेकेंडरी नार्सिसिज्म बन जाता है, जो एक समस्या है। 20वीं शताब्दी में कई और साइकोलॉजिस्ट्स ने नार्सिसिज्म को और विस्तार से समझा। कोहुट और कर्नबर्ग जैसे फेमस साइको एनालिस्ट्स ने इसे एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के रूप में पहचानने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि नार्सिसिस्टिक लोग बाहर से तो कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत अकेले और इनसिक्योर होते हैं। ये लोग दूसरों से वैलिडेशन पाने के लिए हर समय कोशिश करते रहते हैं। आज के समय में अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को एक मानसिक बीमारी के रूप में मान्यता दी है। इसे डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में शामिल किया गया है। इस तरह नार्सिसिज्म की यात्रा एक प्राचीन कहानी से शुरू होकर आज एक क्लिनिकल डायग्नोसिस तक पहुंच चुकी है। अब इसे सिर्फ एक पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं, बल्कि एक सीरियस साइकोलॉजिकल इशू माना जाता है, जिसे पहचानना और सही तरीके से समझना जरूरी है। नार्सिसिज्म के कुछ आम सिम्टम्स और साइंस होते हैं जो किसी व्यक्ति के व्यवहार, सोच और रिश्तों में साफ दिखाई देते हैं। इन सिम्टम्स को समझकर हम पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति नार्सिसिस्टिक है या नहीं। सबसे पहला साइन होता है एक्सेसिव सेल्फ इंपॉर्टेंस, यानी खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना। ऐसे लोग मानते हैं कि वे सबसे ऊपर हैं और सिर्फ खास लोग ही उन्हें समझ सकते हैं। दूसरा साइन है एडमिरेशन की जरूरत। उन्हें हमेशा तारीफ चाहिए होती है। अगर कोई उनकी तारीफ न करे तो वे दुखी या गुस्सा हो जाते हैं। तीसरा, वे दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझते, यानी उनमें एम्पैथी की कमी होती है। वे यह नहीं सोचते कि उनके शब्द या काम दूसरों को कैसा महसूस करवा सकते हैं। चौथा, ऐसे लोग दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए चालाकी या इमोशनल गेम खेल सकते हैं। पांचवा, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर कोई उनकी गलती बताए तो वे उसे पर्सनली ले लेते हैं और बहस करने लगते हैं। छठा, वे हमेशा चाहते हैं कि लोग उन्हें नोटिस करें, चाहे सही वजह से हो या गलत वजह से। इन सब लक्षणों के कारण नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के रिश्ते अक्सर खराब हो जाते हैं, क्योंकि वे केवल खुद के बारे में सोचते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को अनदेखा करते हैं। अगर ये लक्षण बहुत गहरे हों तो यह नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है। नार्सिसिस्टिक होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। यह सिर्फ एक आदत नहीं होती, बल्कि इसके पीछे गहरे मानसिक और सामाजिक कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। कई बार जब बच्चे को बचपन में ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ मिलती है या उसे हर समय यह बताया जाता है कि वह सबसे खास है,
तो बच्चा खुद को बाकी सबसे बेहतर समझने लगता है। धीरे धीरे ये सोच नार्सिसिज्म में बदल सकती है। दूसरी तरफ अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा आलोचना या निग्लेक्ट का सामना करना पड़ा हो तो वो अंदर से कमज़ोर महसूस करता है और उसे छिपाने के लिए एक नकली कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बना लेता है, जो नार्सिसिज्म बन जाती है। दूसरा कारण हो सकता है पेरेंटिंग स्टाइल। अगर माता पिता बच्चों को इमोशनल सपोर्ट नहीं देते या उन्हें दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं तो बच्चे में एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो सकता है, जिससे नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स बनते हैं। तीसरा कारण है जीन्स और बायोलॉजी। कुछ रिसर्चर्स बताते हैं कि नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी ट्राइट्स किसी इंसान के दिमाग की बनावट और जेनेटिक स्ट्रक्चर से भी जुड़े हो सकते हैं। चौथा कारण है मॉडर्न कल्चर और सोशल मीडिया। आज की दुनिया में जहां हर कोई लाइक्स, फॉलोअर्स और अटेंशन के पीछे भाग रहा है, वहां नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को बढ़ावा मिलता है। इन सब कारणों का असर मिलकर किसी व्यक्ति में नार्सिसिज्म को जन्म दे सकता है। इसे समझना जरूरी है ताकि समय रहते सही दिशा में मदद दी जा सके। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति से डील करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप सही अप्रोच अपनाएं तो हालात बेहतर हो सकते हैं। सबसे जरूरी है कि आप अपनी इमोशनल बाउंड्रीज क्लियर रखें, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग अक्सर दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं और अपनी नीड्स को प्रायोरिटी पर रखते हैं। ऐसे में आपको असर्टिव बनकर यह बताना होता है कि आप क्या टॉलरेट करेंगे और क्या नहीं। नार्सिसिस्टिक लोग क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए उनसे बात करते समय टोन को काल्म और रिस्पेक्टफुल रखना हेल्पफुल होता है। अगर आप उनके मैनिपुलेशन या गिल्ट ट्रिपिंग में आ जाते हैं तो आप इमोशनली ड्रेन हो सकते हैं। इसलिए सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इमोशनल डिस्टेंस बनाना भी जरूरी होता है, खासकर जब उनका बिहेवियर टॉक्सिक हो जाए। अगर वो व्यक्ति चेंज करने के लिए जेन्युइनली तैयार है तो एक ट्रेन्ड थेरेपिस्ट की मदद ली जा सकती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) जैसी टेक्निक्स नार्सिसिज्म को कंट्रोल करने में इफेक्टिव मानी जाती हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप खुद को इमोशनली स्ट्रांग रखें और बार बार ये याद दिलाते रहें कि आपकी फीलिंग्स भी मैटर करती हैं। नार्सिसिज्म से निपटना पेशेंस और अवेयरनेस की जर्नी है। इस वीडियो में हमने नार्सिसिज्म को समझा, उसकी ओरिजिन, सिम्टम्स और इसके कारणों पर चर्चा की। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास कोई सवाल या विचार हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ मिलेंगे।